सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। और देखिए, मेरी मेहनत मेरी पहचान। अब हम स्टेज पर आमंत्रित करेंगे उन महिलाओं को जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो भी महिलाएं मौजूद हैं, सबने बहुत मेहनत की है। ये मत सोचिएगा कि जो स्टेज पर आ रही हैं वही मेहनती महिलाएं हैं, लेकिन उनका नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी। डॉक्टर गरिमा मित्तल हमारे साथ IAS हैं। मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ स्टेज पर आइए। सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा रेड क्रॉस। प्लीज़ कम ऑन स्टेज सुषमा जी। महिला बख्शी जी हमारे साथ हैं, मिस इंडिया 2008। खूबसूरती भी हमारे इस मंच पर अभी दिखेगी। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल प्रदीप्ता मोहंती, बाल कलाकार। प्रदीप्ता, प्लीज कम ऑन स्टेज। तो मेहनत से पहचान बनाने वाली ये तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। इस सेशन को मेरे साथ मेरी सहयोगी ममता कंटिन्यू करेंगी। ममता, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन स्टेज and it's over to you, Mamta. स्वाति, तो सभी खास मेहमानों के बारे में स्वाति ने ऑलरेडी बताया है। अब जरा चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गरिमा जी, आप ही के साथ बात करूंगी। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद पर इस वक्त आपका फोकस है। मैंने पढ़ा था कि आप कुछ ब्लॉग भी लिखती हैं ताकि जो बच्चे आगे पढ़ाई कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उन्हें कुछ जानकारियाँ ब्लॉग के माध्यम से मिल सके। जानना चाहूँगी आपके बारे में और इन ब्लॉग्स के बारे में और आपके काम के बारे में। नमस्कार सभी को। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपने कहा कि आप मुझे जानना चाहेंगे, तो ऐसा कुछ खास जानने के लिए है नहीं। आई एम जस्ट अ सिंपल गर्ल। मैं आपकी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। मेरी जर्नी आपकी जैसी नॉर्मल रही है। ऑफिसर बनने के बाद भी मेरी दिक्कतें आपकी दिक्कतें शायद सिमिलर ही हैं। सो एट दैट नोट आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और जो ब्लॉग की आप बात कर रहे हैं, वो ब्लॉग मैंने शायद जब UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया था उस टाइम लिखा था। बिकॉज़ मैं दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में रैंक 8 थी, तो सब मेरे घर पहुंच गए थे। तो मुझे घर पहुंचने पे बड़ी आपत्ति हो रही थी कि मैं कहीं घूम नहीं सकती, कहीं खा नहीं सकती। तो फिर इसीलिए मैंने ब्लॉग लिखा। सो इनफैक्ट इट वाज रनिंग अवे फ्रॉम द फेम एंड मीडिया दैट आई रोट द ब्लॉग, एंड माई ब्लॉग वॉज read by everyone in the corners of the country. So I utilized the technology then also. एंड आई लव टेक्नोलॉजी एंड आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी में बहुत पावर है वुमेन की एम्पावरमेंट की, एंड टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, और विस्तार से जानूंगी। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी आप कुछ टिप्स दीजिएगा। मैं आपके पास वापस आऊँगी। सुषमा गुप्ता जी, वाइस चेयरपर्सन है हरियाणा रेड क्रॉस की। सुषमा जी, महिलाओं के लिए मैंने सुना कि सशक्तिकरण के लिए, उनकी हेल्प के लिए आप बहुत सारे कार्य कर रही हैं। और क्योंकि आप हरियाणा रेड क्रॉस की वाइस चेयरपर्सन हैं, तो बताइए ज़रा कि किस तरीके से आप आज की वुमेन्स की हेल्प कर रही हैं। क्योंकि महिलाओं को अगर किसी भी तरीके से कोई प्रेरणा मिलती है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और महिलाओं को क्या, किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान बढ़ाया और ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया। आपने पूछा है कि कैसे हेल्प करते हैं। मैं सबसे पहले NAB से जुड़ी थी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स। वहाँ पे हम ब्लाइंड बच्चों को खाना बनाना सिखाते हैं, ब्रेल सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। तो वहीं मैं अपने बच्चों को भी लेके जाती थी, उनके हाथ से सामान बंटवाती थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो उनको देती थी। तो वहीं बच्चे जो आती थी, वो ऐसे ऐसे बच्चे आते थे, उनके पेरेंट्स कुछ नहीं पे करते थे, उनके पास पैसे ही नहीं होते थे, इवन उनकी शादी तक में नहीं आ पाते थे पेरेंट्स। तो मैं उनकी फ़ीस, आज भी जो भी बच्ची हैं अपनी फ़ीस नहीं दे सकती हैं, उनकी फ़ीस मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। मैंने NAB में भी बोला हुआ है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, लड़कियाँ खास तौर से, बॉयज़ का नहीं कहती मैं, लड़कियों को कहती हूँ
कि जो पढ़ना चाहता उसकी फ़ीस मैं दूंगी, चाहे वो बीए करती हैं चाहे वो एमए करें, कुछ भी करती हैं, उनकी फ़ीस मैं प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे ही रेड क्रॉस में हम होते हैं तो जो जितनी हम स्लम एरिया में जाते हैं वहाँ पे उनको अवेयर करते हैं। और ये हमारे समाज में क्या है, पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, टाइम तो बहुत बदल गया है, हमारे जो कानून है वो औरतों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन परिवार की तरफ से अभी भी उनको उतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि परिवार की अगर सपोर्ट है तो वो औरत क्या काम है जो नहीं कर सकती, और अपनी विल पावर स्ट्रांग होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने खुद बहुत मतलब कहते हैं ना, रूढ़िवादी थे हमारे घर में भी, 12.5 साल तो मैंने खुद बहुत लंबा घूंघट करा है। अगर मेरे हस्बैंड नहीं साथ देते तो शायद मैं आज आपके सामने बैठी भी नहीं होती। हमारे घर में कुछ भी होता वो कहते लोग क्या कहेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं समझ आती, कौन से लोग हैं जो कहेंगे। खुद होना चाहिए ना, अपने घर में होना चाहिए ना कि हम क्या कहेंगे। लोगों की टेंशन किसी को नहीं लेनी चाहिए, हम खुद अपने आप को देखें कि हम क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल बड़ी बात आपने की, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना, वो कहते ही रहेंगे, हमें तो आगे बढ़ना है। महिमा बख्शी जी, मिस इंडिया 2008 आप रही हैं, अभी मैटरनल चाइल्ड वेलनेस कोच आप हैं, ऑथर आप हैं, वुमेन एक्टिविस्ट आप हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद आपने अपनी फील्ड क्यों चेंज कर दिया? आप उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, और खूबसूरत तो आप हैं ही, आप उनमें भी आगे बढ़ सकती थी, ये अचानक से सडन चेंजमेंट क्यों हुआ? सो थैंक यू सो मच। जब मैंने शुरुआत करी 2008 में, तब हरियाणा से बहुत सारी महिलाएं मॉडलिंग के प्रोफेशन में नहीं जाती थी। और मुझे अभी भी याद है जब मैं हरियाणा रिप्रेजेंट कर रही थी तो बाकी स्टेट्स की लड़कियां भी पैजेंट में थी, और काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे मुझसे ये पूछा कि 2008 में हरियाणा से बहुत लड़कियों को फैमिली से परमिशन नहीं मिला करता था। जब मैं भी गई थी तो मेरे पापा ने भी पहले मना किया था, पर लड़ाई झगड़ा करके मैं गई कि नहीं मुझे जाना है। और जब मैं वापस आई तो काफ़ी मीडिया के थ्रू ही मैं बोलूँगी कि मुझे मीडिया से सवाल आए कि अब जीतने के बाद आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे। और उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं कॉलेज में थी, तो मैंने अपना बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी डिग्री किया है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं महिलाओं के लिए अगर कुछ करना चाहती हूँ तो मैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी मम्मी ने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, और मैंने देखा उन्हें घर में कि वो दूसरों का ध्यान रखते हुए अपनी सेहत को कैसे भूल गई। तो मुझे लगा कि मैं मदर्स की हेल्थ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मैंने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में यूनिसेफ से आगे की पढ़ाई करी। और उसके बाद मुझे लगा कि इंडिया में अगर मदर्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वो सबसे खूबसूरत चीज़ होगी, क्योंकि जब एक महिला प्रेगनेंसी के ज़रिए अपने 9 महीने निकालती है, वो 9 महीने उसके कैसे गुजर रहे हैं वो उसको पूरी ज़िंदगी याद रहेंगे। तो वो 9 महीने अगर उसके अच्छे निकलेंगे, उसके बच्चे की सेहत अच्छी होगी, उसकी खुद की सेहत अच्छी होगी, और वो बच्चा जो पैदा होगा उसके आगे के जो फ्यूचर हेल्थ है वो उस मम्मी के हाथ में है। तो उस टाइम पे मुझे जब मैंने हॉस्पिटल्स के साथ काम किया तो मैंने देखा कि सिजेरियन सेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। देखेंगे कोविड के बाद नंबर 1 सर्जरी इन इंडिया बिकेम द सिजेरियन सेक्शन, मैक्सिमम सर्जरीज वर सिजेरियन। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें 100% नॉर्मल डिलीवरी पे जागरूकता करानी है लोगों की, और मैं अपनी किताबें लाई भी हूँ। तो मेरी जो पहली बुक है वो है बर्थिंग नेचुरली, कि नेचुरल डिलीवरी कितनी ज़रूरी है और हमें इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है। मैंने अपनी ये पहली किताब लिखी, और उसके बाद मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी कि डिलीवरी के बाद मदर्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स, फैमिली से सपोर्ट ना मिलना, वर्किंग मदर्स है तो उन्हें ये टेंशन होना कि मैंने ऑफिस वापस जाना है, मैं अपना करियर और बेबी दोनों कैसे देखूंगी। तो मैंने दूसरी बुक लिखी एम्पावरिंग यू बियॉन्ड बर्थिंग, और इस बुक के ज़रिए मैं SDG गोल्स को भी सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें जेंडर इक्वालिटी कवर किया है, दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ कि फादर्स को भी बच्चों का ध्यान रखना है, मम्मी का ध्यान रखना है। सो मेरा पूरा फील्ड चेंज हो गया। और अब मैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में ना कि सिर्फ हरियाणा में, मुझे महाराष्ट्र से, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से अवार्ड मिला है वुमेंस डे पे, तो बाकी स्टेट्स में भी मैं अवेयरनेस क्रिएट कर पा रही हूँ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ रेनू मैम की भी, जो मुझे सपोर्ट देती हैं,
और मेरी जो दूसरी बुक है एम्पावरिंग यू बियॉन्ड बर्थिंग, ये रेनू जी ने ही लॉन्च करी थी. सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन women are supporting women. So I think that is the most beautiful and the powerful source of energy when women are supporting women. बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने की. अगर एक महिला का साथ देती तो महिलाओं की शक्ति 2 गुनी हो जाती है. ये बहुत अच्छी चीज़ है. प्रदीप्ता, अब आपके बारे में जानना चाहूँगी. सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगी कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13 साल है. 13 साल की प्रदीप्ता है. अब प्रदीप्ता के बारे में आपको बता देती हूँ. प्रदीप्ता ने एक फिल्म में काम किया है जो महिलाओं पर आधारित वो मूवी है, जिसमें उन्होंने खुद रोल प्ले किया है. प्रदीप्ता, आगे की बात आपसे जानना चाहूँगी. क्या है आपकी पूरी स्टोरी? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. ये जो पूरी स्टोरी है ये बेसिकली जैसे इन्होंने भी अभी बताया जेंडर इक्वालिटी और प्रेगनेंसी के बारे में. ये जो स्टोरी है ये बेसिकली इस बात पे है कि इंडिया में, शायद से इंडिया बाहर भी, विलेजेस वाले एरिया में कुछ बुज़ुर्ग लोग अलाउ नहीं करते हैं कि प्रेग्नेंट औरतें हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी दें, जिसकी वजह से जो वो घर पे डिलीवरी करते हैं उसमें बच्चे की भी मौत हो सकती है, उसमें माँ की भी मौत हो सकती है. एंड वो चीज़ जो है वो हाइजीनिक नहीं है, वो सही नहीं है. तो ये जो एक मूवी मैंने जो जिसमें एक्ट की है, जिसमें मेरा किरदार अज्जो है, वो इसके बारे में है कि दूसरे लोग, चाहे वो गांव के हो या कोई भी हो, आगे जो इंसान देख रहा है उसको ये पता चले कि ये जो घर पे डिलीवरी वाली चीज़ है ये कम और बंद कर देनी चाहिए, बाहर जाके करानी चाहिए. ये बस एक प्रोटोकॉल, एक कॉशियस रहने के लिए है कि जो आप कर रहे हो ये गलत है. बिकॉज़ जहाँ पर मैंने एक्टिंग की थी वहाँ पर एक सीन था, वहाँ के भी लोग जो थे वो भी लोग नहीं मानते थे कि हॉस्पिटल जाके ये चीज़ करनी चाहिए. वो इस लोगों को वो कहते थे इस अंधविश्वास पर हम नहीं मानते हैं. पर मुझे लगता है अगर जैसे हमारी में जो मूवी है अज्जो, उसमें जो यशपाल शर्मा जी ने काम किया था, उन्होंने भी एक लाइन बोली थी. उन्होंने बोला था कि अगर बच्ची पढ़ेगी, अगर बच्ची बचेगी तो पढ़ेगी. जो ये हम लाइन बोलते हैं कि बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ, अगर बच्ची बचेगी तो ही तो बच्ची पढ़ेगी. इसलिए हमें हॉस्पिटल में कराना चाहिए. क्योंकि प्रदीप्ता, तुम 13 साल की हो और तुम्हारी बातें मुझे ऐसी लग रही है, जब मैं 13 साल की थी तो शायद मैं बोल भी नहीं पाती थी अच्छे से. इतना सब कुछ सोचना और बोलना तो बहुत दूर की बात. कहाँ से मिलता है ये कॉन्फिडेंस? मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, बिकॉज अभी यहाँ पर बैठे वक्त भी मेरे को नर्वसनेस हो रही है. हाँ. क्योंकि मेरा ये पहली बार है कि मैं इतने अच्छे लोगों के सामने, रेनू मैम के सामने कुछ बोल पा रही हूँ. तो मैं ये नहीं कहूँगी कॉन्फिडेंस मिलता है. पर हाँ, फिर मुझे लगता है कि अगर एक मूवी बना ली है, लोगों को अपना शब्द दे दिया है, बता दिया कि मैंने किया क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को अब डरना चाहिए. बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. और प्रदीप्ता ये बता रही है कि हाँ, हमारा देश बदल रहा है. अगर 13 साल की लड़की ये सोच सकती है तो फिर तो कोई भी महिला, कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि हाँ, वो 13, 5, 10 किसी भी साल में कुछ भी करके एक मुकाम हासिल कर सकता है. मैं लौटती हूँ प्रदीप्ता आपके पास. गरिमा मैम, आपके पास आऊँगी. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, घर और काम दोनों कैसे बैलेंस करते हो? मैं तो अभी मैरिड नहीं हूँ. मैं आपसे जानना चाहूँगी, घर और काम दोनों कैसे बैलेंस किया जाता है? एक महिला के लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आई होप कि मैं इसका आंसर दे पाऊँ. इनफैक्ट इसका तीसरा डायमेंशन ये भी है कि घर, काम और बच्चा. हाँ. So how do you take care of everything? So I think basically सब कुछ संभालने के लिए पहले आपको अपने आप को संभालना है. So every woman here and every man who's supporting a woman somewhere in the life should know that she has to have an identity herself. When you are at peace, your office will be at peace, your home will be at peace, your partner will be at peace and your kid will be at peace. तो इन सब चक्कर में, जैसे आपने मैम बताया, हम अपने आप को भूल जाते हैं.
We forget the Renu Bhatia behind her life. We forget Garima behind the life. You will forget yourself once you have a kid. So ऐसा नहीं करना है. You exist and you are the most important person. You are very beautiful. Despite आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, you are enough. तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ. 4 से 6 बजे का टाइम मेरा है. So I don't even see the phone. I don't do anything. I just say, Garima, this is your time. This is Garima as a person. You like it, you dislike it. You want to talk to yourself, this is your time. 6 बजे जब बेबी उठता है, मतलब it's like now 10 years old, but I still call him baby. तो वो जब बड़ा वो उठता है, मैं उसको टाइम देती हूँ, फिर हस्बैंड को टाइम देती हूँ. By 9 o'clock I say, okay, now this is office time. 9 to 11, all important phone calls. Then public. So everything is like streamlined because I am at peace. I am at peace because I know I am important and I am enough. ये जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, I mean I do respect beautiful girls and I really love them, but then no. I personally believe every one of us is beautiful enough. Beautiful enough. Enough. आपको कोई बोले कि तुम पर ये कलर सूट करता है, नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, ये मुझ पे सूट करता है. That's it. Draw the line. Make yourself at peace with yourself and everything else will fall in place. नौकरी, बच्चा, घर और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, सब हो जाएगा. सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट, ये बड़ी बात आपने कही है. खुद से प्यार करेंगे तभी समाज को प्यार बांट पाएंगे और समाज में अपनी पहचान और खुद को सशक्त बना पाएंगे. ऐसे जो है एक अधिकारी अपनी बैलेंस लाइफ जीते हैं, तो लोग बहुत सोचते हैं ना कि कैसे ये घर भी मैनेज कर देते होंगे, कैसे ही अपने काम को मैनेज कर रहे हैं. और क्योंकि आपको तो किसी भी वक्त फ़ोन कॉल आ गया तो आपको जाना है, ड्यूटी इज़ फर्स्ट, तो ऐसे मैनेज किया जाता है. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये जानना ज़रूर चाहते होंगे कि कैसे एक महिला अपनी लाइफ को बैलेंस करती है. मैं लौटती हूँ आपके पास. महिमा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, वापस से जाएंगी उस लाइन पे जिसको छोड़ आई थी आप? जी, वो लाइन भी साथ साथ चल रही है. अच्छा. तो मेरी मॉडलिंग असाइनमेंट साथ साथ रहती हैं. कोई गाना या कोई मूवी या किसी सीरीज में आएंगी आगे? देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद प्रोड्यूस करूँ. ओके. और मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ बनाऊँ. तो मैं 100% चाहूँगी कि उसके ज़रिए हम और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और उसी प्रोजेक्ट में मैं खुद एक्टिंग करना चाहूँगी. और उसके अलावा मेंटल हेल्थ को लेके मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद मदर्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है. एंड इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर ऐसा रहता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, घर वालों का इंटरेस्ट पूरा बच्चे पे चला जाता है, और जो नई मदर है, पूरे 9 महीने उसको जो अटेंशन मिल रही थी वो कम हो जाती है. उस सब्जेक्ट पे भी मैं काफ़ी काम कर रही हूँ. मैंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसका नाम है बर्दिंग नेचुरली क्वीन. 3 साल हो गए हैं, और मैंने इंडिया का सबसे पहला मटर्निटी कैलेंडर स्टार्ट करा है विद बर्दिंग नेचुरली क्वीन. 3 साल हो गए मेरे कैलेंडर को भी, और इस सब्जेक्ट पे मैं और काम करना चाहूँगी. और अगर महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहेंगी, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट. ये बहुत अच्छा है, महिलाओं को जोड़कर आप उन्हें इस बारे में एजुकेट कर पाएँ. ये मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हरियाणा में सुन रही हूँ. यहाँ की महिलाओं को सुनने के बाद ये लग रहा है कि यहाँ पर कितने तरीके हैं, और महिलाएं एक दूसरे को जोड़कर आगे बढ़ना चाह रही हैं. महिलाएं ये सोच रही हैं कि दूसरी महिला को कोई कष्ट ना हो सके, हम उनकी मदद कर सके. ये बहुत अच्छी चीज़ है. अगर हर महिला की ऐसी सोच हो जाए तो फिर कोई महिला अकेली नहीं रहेगी. ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसे अप्रिशिएट भी करती हूँ. सुषमा जी, अभी आपने जिक्र किया कि मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है. ऐसी बहुत सारी बेटियाँ होती हैं जिनके पास इतनी अर्निंग्स नहीं होती हैं कि वो आगे पढ़ाई कर सके, शादी कर सके. अभी तक की मैं बात कर रही हूँ, कोई इसको लेकर आपका पूरा सोसाइटी है, किस तरीके से आप इसमें काम करती हैं? और अगर कुछ महिलाएं आपके साथ जुड़ना चाहती हैं, कोई हेल्प आउट करना चाहते हैं, वो कैसे करें? नहीं, पहले तो मैंने अपनी एक एनजीओ बनाई थी, मुस्कान सोशल वेलफेयर करके. लेकिन उसमें क्या होता था, जो मेंबर बने थे वो सब नाम के ही थे, काम मेरे को ही करना पड़ता था. फिर मैंने वो सोसाइटी छोड़ दी. फिर जो भी काम करती हूँ मैं इंडिपेंडेंट ही हेल्प करती हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करती हूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है. और अभी मैंने SOS का इसका स्कूल है, SRS का, उनसे मेरी बात हुई है. वो 3 लड़कियों को हर साल फ्री एजुकेशन देंगे लड़कियों को,
मेरे कहने पे जब वो किसी भी क्लास में एडमिशन लेती हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पूरी एजुकेशन उनका स्कूल अगर 12th तक है तो 12th तक की एजुकेशन उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो ये मेरा उनसे MOU साइन होना है, बात हो गई है। तो ये महिलाओं के लिए ही होता है? ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप उन्हें इस तरीके से हेल्प कर रही हैं, और लोग ज्वाइन करते हैं आपको? हाँ, कोई कर सपोर्ट सकते हैं मिलता मुझे। है? कोई हमारा रेड क्रॉस का ऑफिस है हर हाँ। जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्टों में है, तो वहाँ रेड क्रॉस जाके बात कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस देके उनकी बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। प्रदीप्ता, अब आपके पास आऊंगी। प्रदीप्ता, ये माइंड में कैसे आया कि मुझे ये मूवी बनानी चाहिए? देखिए, इतनी कम उम्र में तो हम सोच भी नहीं पाते कि महिलाओं के लिए हम इतनी बड़ी सोच रख सकते हैं। कहाँ से आया आपको ये कॉन्सेप्ट? मुझे लगता है ये मेरी सोच नहीं थी पर किसी और की थी, क्योंकि ना मैंने तो सिर्फ किरदार प्ले किया है, ये मेरी सोच नहीं थी। पर हाँ, अगर मैंने सोचा होता तो मैं ये ज़रूर इस वजह से सोचती क्योंकि दिख तो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि दिख नहीं रहा, या ऐसा होता कि सामने कुछ हो रहा है आप उसको देख रहे हो अनदेखा कर देते हो, नहीं, दिख रहा है वो, उस पर ज़रूरत चाहिए। आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई मतलब मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो तो छोड़ देते हो, टीचर से जाके पूछते हो आप। तो वैसे ही उसी तरीके से मैं जो देख रही थी, मूवीज़ आती रहती हैं, साइड में कोई जा रहा हो गांव वाला एरिया से तो दिखता है, न्यूज़ पे आता है, हर जगह आता है ये चीज़। तो उस तरीके से जब जाना तो एक उत्सुकता हुई, एक क्यूरोसिटी हुई कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। तो मेरे ख्याल से शायद से वो एक पॉइंट ट्रिगर हो गया कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो एक छोटा ही स्टेप क्यों नहीं, पर कुछ करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, लाइक समथिंग स्मॉल, तभी तो बड़ा होगा ना कुछ। सो मेरे ख्याल से वो सोच थी इसके आगे। फ्यूचर प्लान्स क्या है? पढ़ाई तो चल ही रही होगी, अब एक मूवी भी आ गई है, आगे उसमें भी रुचि होगी, आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना है? मैंने अभी तक वो सोचा नहीं ज़्यादा उसके बारे में। Okay. पर जहाँ तक मेरा जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है, मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है। ये बड़ी बात है, क्रिमिनल लॉयर बनना है। 13 साल की लड़की ये कह रही है कि मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है, बहुत अच्छी बात है। मैम, कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? I tell you, till 21 years I didn't know कि मुझे ऑफिसर बनना है, so I'm really proud of you. ये बहुत अच्छी बात है प्रदीप्ता। अगर हमारा एक विजन होता है तो कहीं ना कहीं हम विजन की तरफ दौड़ते हैं और उसे अचीव करते हैं। अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो उसे ज़रूर करके दिखाते हैं। हर कोई ये सोचता है, लेकिन हाँ, हम बचपन में कुछ और सोचते हैं, बड़े होते 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 कुछ और सोचते हैं। मैंने कुछ और सोचा था, आज मैं कुछ और हूँ, जहाँ हूँ यहाँ की तो कभी सोची ही नहीं थी। तो ये हमारी लाइफ के फेजेस होते रहते हैं। फैमिली में कौन कौन है प्रदीप्ता? आपको सपोर्ट किस किस का है? मेरे फैमिली में वैसे बहुत लोग हैं, पर मेरी बहन प्रतिष्ठा, मेरे फादर प्रदीप मोहंती, मेरी मदर ऋतु मोहंती और मैं, बस। मुझे इस दौरान अपनी मूवी में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे फादर और मेरी मदर ने और मेरी बहन ने भी, पर ज़्यादातर मेरे फादर और मेरी मदर ने थ्रू आउट, चाहे सुबह 6 बजे उठना हो या कुछ खाना हो या रोना हो, मुझे लगता है इस चीज़ में उन दोनों ने कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर दिया। अच्छा है ना, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है तो बच्चों को और हिम्मत मिलती है। गरिमा जी, डॉक्टर गरिमा, ये क्या है? अधिकारी, पहले आप मेडिकल के फील्ड में थी सुना मैंने, उसके बाद आप दूसरे फील्ड में आ गई, ये सडन चेंजमेंट और इसके पीछे का कारण? इसका ना देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मैं इसका आंसर भी बहुत डिफाइन कर सकती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर गरिमा मित्तल IAS, तो ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं IAS हूँ, ना मैं मित्तल हूँ, मैं गरिमा हूँ। डिप्लोमेटिक है ये जवाब। सो आई एम जस्ट माई सेल्फ, जो एज अ गरिमा मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, वो मैं बोलती हूँ। आई हैव स्टॉप्ड कंपेयरिंग माई सेल्फ टू एनी वन एल्स। जैसी हूँ वैसी हूँ, अच्छी हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने तो कर लिया है, धीरे धीरे आप भी कर लेंगे, सो बिग डील। लेकिन ये बता तो दीजिए, चेंजेस हुआ कैसे? देखिए, चेंज क्यों हुआ? आई थिंक
मेरे साथ में कुछ बहुत ही एग्जाम्पलरी लेडीज़ बैठी हैं, मुझे भी कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। एज ए MBBS डॉक्टर आप कुछ लोगों तक पहुंचते हैं, बट एज अ ऑफिसर आप बहुत लोगों तक पहुंचते हैं। विद योर मूवी या विद योर ब्यूटी टैग आप बहुत लोगों तक पहुंचे। सो आई ऑलवेज वांटेड टू रीच टू अ बिगर कैनवस। और मैं दिल्ली की लड़की हूँ और मुझे गाँव के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड आई शुड टेल यू कि 7th 8th में मुझे बुरा लगता था, सब गांव जाते हैं, एंड आई हैड नो विलेज टू गो टू। तो मैंने अपने UPSC के इंटरव्यू में भी यही आंसर दिया कि मुझसे ज़्यादा कौन क्यूरियस होगा कि गांव में क्या होता है। सो मेरी इंटर्नशिप, मेरी अंडर ट्रेनिंग में मैं खाट पे बैठ जाती थी और वहाँ के सरपंचों से पूछती थी गाँव के बारे में बताओ। So I was so curious. So if you ask me why I am here, I was a very curious soul. मेरे को सब कुछ जानना था, मुझे बड़ा कैनवस चाहिए था, मुझे बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना था। बट आई थिंक मुझसे पहले आप 13 years में सक्सेसफुल हैं। सो आई रीच देयर एट 23 years of age. So I think an ambitious, curious Delhi girl who wanted to know the real India, the Bharat. So I landed up here. But the way you talk is very different. As in? क्योंकि मैं एक अधिकारी को सुनती हूँ तो वो बहुत काम एंड बहुत बचा कुचा सा जवाब देते हैं, बट आपके जवाब में थोड़ा अलग है। वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ, आपने जो अनुभव किए हैं चीज़ों को, उसका जो आप बहुत सिंपली आप जीती हैं। ये नहीं अभी जैसे आपने बताया कि अधिकारी डॉक्टर सब कुछ छोड़िए, मैं गरिमा हूँ, और उसी तरीके से आपके जवाब भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सुलझे हुए से और बहुत इजी लैंग्वेज। तो बहुत धन्यवाद आपका। सुषमा जी, आपके पास आऊँगी। ये जो सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी, जिससे आप इस वक्त जुड़ी हुई हैं, इससे जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, हर फील्ड के बारे में पता होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी ये सबको पता है, ठीक है, लेकिन इसमें लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे जुड़ें। क्योंकि हमसे कभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मीडिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन मीडिया के अंदर बहुत छोटे छोटे से फील्ड हैं। जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, तो उसका एक हम प्रोसीजर बताते हैं। वैसे आपसे जानना चाहूँगी। इसके लिए हमारे जैसे मैंने बताया था, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस हैं रेड क्रॉस के, वहाँ जाके आपको इसका वॉलंटरी बनना पड़ता है। 1000 रुपये फीस होती है, उसका लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। तो इस तरह से आप रेड क्रॉस से जुड़ जाते हैं। अगर आप सोचो कि एकदम आप ऐसे पहुँच जाओगे जैसे मैं पहुँच गई, तो इसके लिए तो मुझे 18 साल लगे हैं इस लेवल पे पहुँचने में। सबसे पहले मैं भी मेंबर ही बनी थी, फिर मेरे को फरीदाबाद कमेटी की मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनी, फिर स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर बनी, फिर मैं वाइस चेयरमैन बनी। 3 साल के लिए थी मेरी पोस्ट, ऑनरेरियम पोस्ट होती है। फिर मेरी गवर्नर साहब और CM साहब ने मेरी ये पोस्ट एक्सटेंड कर दी। अब मैं 3 साल मेरे और बढ़ गए हैं, तो मैं 2026 तक हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आप चारों लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच को शेयर करने के लिए। सभी महिलाएं अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी भागीदारी निभा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, परिवार को भी संभाल रही हैं और अपनी ड्यूटी भी निभा रही हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं रीनू भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो मंच की तरफ आई और हमारी इन सभी खास महिलाओं को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करिए। बिल्कुल ममता, रेनू भाटिया जी के साथ मैं मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी को भी रिक्वेस्ट करूंगी इंडिया न्यूज़ हरियाणा के कि वो भी मंच पर आए और यहाँ पर मौजूद तमाम महिलाओं को सम्मानित करें। सबसे पहले हम सम्मानित करेंगे डॉक्टर गरिमा मित्तल को, IAS डॉक्टर गरिमा मित्तल। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, जोश हमेशा हाई होना चाहिए। और अब हम आमंत्रित करेंगे सुषमा गुप्ता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा मित्तल जी। सुषमा गुप्ता जी, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा रेड क्रॉस। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी महिमा बख्शी जी का, मिस इंडिया 2008। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा बख्शी जी। प्रदीप्ता मोहंती जी को, बाल कलाकार। छोटी सी उम्र सपने बड़े और यही आपकी बातों में भी दिखा हमें।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मंच की शोभा बढ़ाई, अपने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण बातें हम महिलाएं के माध्यम से हर महिलाओं तक पहुंचाई। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हम महिलाएं कार्यक्रम हमारा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।